सोनी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं और यही सवाल है। जब तुलनात्मक स्थिति कहती है, अगर आपको याद हो 14, 19 और 24 के जो आंकड़े ये बताए जा रहे हैं, अगर आप तुलना कर पाए और बता पाए कि यहां पर क्या स्थिति है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब कुरुक्षेत्र के अंदर सुभाष सुधा की सीट थी, पेवा से संदीप सिंह की थी, कलायत से कमलेश ढांडा की थी, तो इस बार जो स्थिति देखी जाए कि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर उतना जो समर्थन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। कुरुक्षेत्र के अंदर इस बार सुभाष सुधा की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कुरुक्षेत्र से की थी, इसीलिए की थी कि भारतीय जनता पार्टी को पहले से अनुमान था कि इस बार जो है जीटी रोड बेल्ट पे पार्टी को कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा, इसलिए कुरुक्षेत्र को चुना गया था और ये परिणाम में साफ दिखाई दे रहा। हालांकि देखिए, नायब सिंह सैनी को भी लाडवा में कड़ा मुकाबला झेलना पड़ रहा है, क्योंकि मेवा सिंह की वहां स्थिति अच्छी मानी जाती है, वो कांग्रेस के विधायक है, उनकी छवि काफी अच्छी है। तो इस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह नए प्रयोग किए, डॉक्टर पवन सैनी को यहां से बदलकर नारायणगढ़ भेजा गया और यहां पर जो है नायब सैनी को लाया, हर बार उनका निर्वाचन क्षेत्र बदला गया, तो पार्टी को इस बात का नुकसान तो हो ही रहा है। जी, महेश्वरी जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। ये जो प्रयोगशाला बनी, जिस तरीके से बीजेपी ने प्रयोग किए, आपका सांसद कुरुक्षेत्र में बीजेपी का है, कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। कई सीटें विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां पर यह लगा कि आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली, हालांकि जीत नहीं मिली, लेकिन उन सबके बावजूद बढ़त के हिसाब से आम आदमी पार्टी गदगद थी। अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के, 9 विधानसभा सीटों के, वो क्या कहते हैं? जब कुरुक्षेत्र में भाजपा के सांसद की मां हिसार से रिबेल कैंडिडेट के तौर से खड़ी हैं जी, तो और सांसद भी वो सांसद जो इलेक्शन से एक हफ्ते पहले या कुछ दिन पहले ही आया बीजेपी, हाँ, तो पार्टी का सबसे जो सोचनीय विषय है वो ये कि पार्टी को दिखाई कुछ नहीं दे रहा। दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वो कुछ देखने ही नहीं चाह रहे, जो उनके मन में आती है वो है। और अब तो इतना सोशल मीडिया का जमाना और इतना सब जगह आ रहा है, उसके बाद में भी ये पिछले लोकसभा चुनाव के बाद में भाजपा ने कोई सबक नहीं सीखा है। वही एरोगेंस और एरोगेंस ज्यादा बढ़ गई है। जो एरोगेंस पहले से इस पार्टी का एक सिंबल था, इस पार्टी के वर्कर, इस पार्टी के नेताओं में एरोगेंस का हमेशा से जोर रहा है, अब वो और ज्यादा बढ़ गया। तो अब उसके अंदर कुरुक्षेत्र में जैसे बतलाया है उन्होंने, महेश जी ने बहुत अच्छी बात बतलाई कि अगर इन निर्वाचन क्षेत्र में जो आपके थे, जहाँ आपका सांसद है, जो जीटी बेल्ट है, अगर इसमें ये रिजल्ट आ रहे हैं तो उसमें क्या होगा? वो जो जाट हिंटरलैंड है, जिसको जाट बहुल्य क्षेत्र है, उनमें क्या होगा आपका? उनमें तो सुपड़ा साफ हो जाएगा आपका, फिर तो आप 75-80 तक पहुंच जाएंगे कांग्रेस। जी, बंसल साहब, यही आपको भी लगता है कि आप जिस तरीके से ये लोकसभा का क्षेत्र बीजेपी का, जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा मिलकर, हालांकि यहां पर विधानसभा चुनाव में स्थिति बदली, बीजेपी पिछड़ती दिख रही है, ये एग्जिट पोल बता रहे हैं। देखिए, लोकसभा जो मैं पिछली बार का देखा आंकड़ा, विधानसभा में कुरुक्षेत्र लोकसभा की जो 9 सीटें हैं उनमें 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी जी, 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 2 जेजेपी ने जीती थी जी, और 1 सीट निर्दलीय ने जीती थी। ये इस तरह यहाँ की सीटें थी। अगर 4 सीटें बीजेपी की पिछली बार थी और वो घटकर 2 या 3 रह जाती हैं इस बेल्ट में, जो हम लोग सब शुरू से मानते हैं कि जीटी रोड वाली जो बेल्ट है, जो शहरी क्षेत्र वहाँ से शुरू होकर चंडीगढ़ के पास से और आता है अपने सोनीपत और पानीपत और सारा इलाका, करनाल, अम्बाला, वहाँ अगर उस इलाके में बीजेपी को घाटा होता है तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे प्रदेश में जो तस्वीर है वो बीजेपी के लिए निराशाजनक ही रहने वाली है। जी, देवेंद्र, आगाज अच्छा हो तो फिर अंजाम की उम्मीद हम कर सकते हैं, और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुरुक्षेत्र को चुना और इस धर्म की नगरी को चुना कि भाई यहां से रैली की जाए, यहां से सभा की जाए, दूर तक संदेश जाएगा और उसका फायदा पहुंचेगा। अब ऐसे में अगर हमने कुरुक्षेत्र एग्जिट पोल से शुरुआत की है, यह दिखाया यहां पर कांग्रेस और कांग्रेस की स्थिति इससे पहले भी चर्चा के दौरान भी बेहतर ही सभी लोग बताते दिखाई दिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बहुमत, भारी बहुमत मिल रहा है। इन सबके बीच क्या अनुमान, क्या आकलन हम कर सकते हैं? ये रुझान है, शुरुआती हैं, और उसके बाद आगे जाकर एग्जिट पोल क्या इशारा करेगा वो तो देखने वाली बात होगी। देखिए पंकज, 2-3 बातें हैं जी। 2014 की बात करें, 19 की, विधानसभा की, लोकसभा की, ज्यादातर प्रधानमंत्री अहीरवाल से इलेक्शन कैंपेन को शुरू करते रहे। इस बार उन्होंने कुरुक्षेत्र से अपनी एक तरह से शंखनाद रैली की।
बिगुल फूका विधानसभा चुनाव का। एक तो ये कि शायद बीजेपी को, बड़े नेताओं को एहसास था कि जीटी रोड बेल्ट जो स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है 2014 में, 19 में, लोकसभा में, विधानसभा में, नगर निगम चुनाव में भी बीजेपी का एक मजबूत गढ़ रहा है। इसी वजह से इस बार उन्होंने कुरुक्षेत्र से शुरुआत की। एक बात जो चर्चा में शायद हम पहुंचे नहीं, मेरे को एक बात और लग रही है पंकज, कुरुक्षेत्र में किसान आंदोलन जो था, किसान बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे। किसान आंदोलन जो चला है कैथल में, कुरुक्षेत्र में, शाहबाद और थोड़ा पेवा का जो इलाका लगता है पंजाब से सटा हुआ है, जो किसान आंदोलन चला है, किसानों का बहुत ज्यादा आंदोलन पिपली, कुरुक्षेत्र, शाहबाद के इर्द गिर्द रहा है। तो किसान आंदोलन का मुखर होना, ज्यादा तेज होना, सरकार के विरोध में जाना एक वजह इन सीटों के डिसाइडिंग में एक ये भी हो सकती है। तीसरा, सुभाष सुधा जो थानेसर के 2 बार लगातार विधायक बने थे बीजेपी के, अब हैट्रिक पर थे। जैसा मैंने बताया था 1 दर्जन बीजेपी के विधायक हैट्रिक पर है, जैसे हरविंदर कल्याण जीटी रोड बेल्ट में गरोंडा से, महीपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से, सुभाष सुधा थानेसर से, खुद मनोहर लाल थे, वो तो अब चले गए खैर दिल्ली में, वो भी हैट्रिक पे होते अगर लड़ रहे होते। तो जीटी रोड बेल्ट में जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, बीजेपी के बड़े नेताओं को, हाईकमान को एहसास हो गया था कि स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही। इसकी एक वजह यह भी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने समीक्षा करी जब कांग्रेस की बैठकों में कि बीजेपी रिपीट क्यों करिए, सरकार मजबूत क्यों है। उनको लगा कि जीटी रोड बेल्ट व्यापारियों की बेल्ट है, यहाँ एक वर्ग विशेष जिसको मैं जाट कम्युनिटी कहता हूं, उनका ज्यादा प्रभाव या दबाव इस जीटी रोड बेल्ट में नहीं है, या बाकी कम्युनिटीज के लोग हैं जिनमें अग्रवाल हो गए, पंजाबी हो गए, राजपूत हो गए, सैनी भी हो गए, ब्राह्मण हो गए। तो मतलब जाट बेल्ट एग्रेसिव तौर पर जो जानी थी वो दूसरा क्षेत्र है जिसको भिवानी, हिसार, जींद कहते हैं, सोनीपत, झज्जर और रोहतक। ये जो बेल्ट है ये व्यापारिक बेल्ट है जहां नॉन जाट ज्यादा है, वो डोमिनेट करते हैं। जो चुनाव परिणाम रहे या राजनीति रही है, क्योंकि अच्छा खासा व्यापार है और चुनाव में उनकी भूमिका भी रहती है एक फंड रेजर के रूप में। तो ये जो 2-3 कारण है कि किसान आंदोलन का ज्यादा मुखर होना इस क्षेत्र में, फिर प्रधानमंत्री का शुरुआत क्षेत्र से करना, और 1-2 चीजों का और एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है, वहां के विधायक का तीसरी बार होना कि उनको इस बार जीतने नहीं देना। ये सारे फैक्टर मिलकर मेरे को ये आंकड़े पेश कर रहे हैं। नहीं, इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी तो वहीं से चुनाव लड़े लोकसभा का, और उनकी सियासत भी वहां पर चली, लेकिन उन सब के बावजूद चलिए ये आंकड़ा बता रहा है, ये तो एग्जिट पोल है और शुरुआत का एग्जिट पोल है, आगे देखिए क्या परिवर्तन होता है। महेश, आपके पास हम आ रहे हैं। एक तो ये कि शायद बंसल साहब ने शुरुआत में ही इस बात का जिक्र किया था कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में जो वोटिंग हुई, वोटिंग का सुस्त रवैया, और शायद इस इलाके में देवेंद्र ने महेश जिक्र किया कि किसान आंदोलन का भी प्रभाव रहा। और एक बात का जिक्र शायद महेश्वरी जी ने किया या बंसल साहब ने किया कि जिस तरीके से जिंदल साहब यहाँ पर बीजेपी में लाए गए, उनको चुनाव लड़ाया गया, वो जीते और उनकी मां अब निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी, इस सब का भी प्रभाव देखने को मिला। क्या ये हम कह सकते हैं यहाँ पर कि बीजेपी को नुकसान हुआ या होता दिख रहा है? देखिए, अभी सांकेतिक रूप से मैंने जिक्र किया था कि लोकसभा में और ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत सकते थे, लेकिन नहीं जीता गया। यहां पर कुरुक्षेत्र सीट का भी वही संकेत में यहां पर करने की कोशिश करूंगा। सांकेतिक रूप से ही कहा जा सकता है कि दरअसल यहां पर सावित्री जिंदल को कांग्रेस पार्टी के लोग वोट डाल रहे हैं। हालांकि निर्दलीय वो चुनावी मैदान में उतरी हुई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक बड़े वोट बैंक का हिस्सा जो है सावित्री जिंदल के साथ खड़ा था। अब इसमें समझने में कहां परेशानी है कि अगर कलायत में चुनाव चल रहा है और कलायत में अगर नवीन जिंदल के पास किसी भी तरह के वोट हैं, तो जयप्रकाश के बेटे को वोटों में ट्रांसफर करने में, कांग्रेस के उम्मीदवार को वोटों का ट्रांसफर करने में कितनी देर लगेगी। तो आसान है ये बात समझना कि कांग्रेस पार्टी का वोटर सावित्री जिंदल को हिसार में वोट करे और भारतीय जनता पार्टी के वो वोटर जो कि नवीन जिंदल के कहने से वोट कर रहे हैं, वो अगर कलायत सीट पर विकास को वोट करते हैं जो कि जयप्रकाश के बेटे हैं, तो फिर दोनों ही तरफ से जीत सुनिश्चित हो जाती है। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि सीटें और ज्यादा लोकसभा की हासिल की जा सकती थी। आम आदमी पार्टी जो करीब 10,000 वोटों का जो अंतर झेलना पड़ा था सुशील गुप्ता को, वो अंतर खत्म किया जा सकता था, लेकिन वो जरूरी नहीं समझा गया, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी लोकसभा में एक सीट अगर निकालती तो फिर हरियाणा विधानसभा में बिना कोई सीट निकाले वो 12 सीटों पर अड़े हुए थे। अगर एक लोकसभा का सांसद आम आदमी पार्टी का हरियाणा प्रदेश में कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता को कांग्रेस पार्टी के लोग अगर बना भी देते, तो उसके बाद 20 सीटों की मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाती, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नागवार गुजरता। वो नहीं चाहते कि सत्ता में
उसमें किसी भी तरह की हिस्सेदारी होती। यही सबसे बड़ी वजह थी कि मैंने कहा कि 5 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी हासिल कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की उसमें, खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। और ये फायदे का सौदा यहां पर साबित हुआ है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी को अगर 5 सीटें दी जाती तो फिर यकीनन 3 से 4 सीटें हवा और लहर की वजह से, जो हमने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान फायदा आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी के वोटों का हो रहा था। 5 सीटों में भी अगर 3 से 4 सीटें हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी अगर हरियाणा विधानसभा तक पहुंचने में कामयाब होती तो आगे के लिए जमीन तैयार की जा सकती थी। आगे किसी तरह का कोई विकल्प खड़ा ना हो, यही मकसद था और वो मकसद कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरा किया है। आम आदमी पार्टी वोट शेयर के लिहाज से कहीं नजर नहीं आएगी, ना ही किसी भी तरह का सीट को लेकर रिप्रेजेंटेशन कोई भी एक सीट जीत पाए ऐसा लगता नहीं है। तो यकीनन यही सौदा फायदे का साबित हुआ। और यहाँ पर अगर कुरुक्षेत्र सीट का हम जिक्र कर रहे हैं तो यकीनन किसान आंदोलन सबसे बड़ा फैक्टर था। और उससे भी बड़ा फैक्टर अगर हम समझने की कोशिश करें तो नायब सिंह सैनी की अपनी स्वीकार्यता भी उस इलाके में ज्यादा नहीं थी। लोकसभा का चुनाव जीते वो मोदी के नाम पर जीते। उसके अलावा जब नायब सिंह सैनी की धर्म पत्नी जिला परिषद का चुनाव लड़ रही थी उस वक्त उन्हें जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था अपने ही इलाके में, और खासकर उस इलाके में जहां पर सैनी वोटर्स निर्णायक थे। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अपनी स्वीकार्यता नायब सिंह सैनी और उनके परिवार की बहुत ज्यादा नहीं थी। जो कुछ हुआ मोदी के नाम पर हुआ, लेकिन अब मोदी का चेहरा, मोदी का नाम वोट आकर्षित हरियाणा प्रदेश में नहीं कर पा रहा।